नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इनके एग्ज़ाम में आने हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका, जैसा कि मैंने जब भी मैं क्लास लेता हूं तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न और पेपर पैटर्न के बारे में ज़रूर बताता हूं। तो बताने का कारण यह है कि काफ़ी बच्चे जो नए जुड़ते हैं उनको कन्फ्यूज़न रहती है। जैसा कि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं दोस्तों जूलॉजी में, NEP के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, आप सभी में यही पाठ्यक्रम लागू है। अब रही बात आपके पेपर पैटर्न को लेकर के, तो पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपका पेपर कैसा कराया जाएगा, किस मोड में कराया जाएगा। क्या आपका पेपर रिटन होगा या फिर OMR पर होगा, वो आपकी यूनिवर्सिटी तय करती है। तो अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनका ऑब्जेक्टिव होना है वो अपनी तैयारी ऑब्जेक्टिव मोड में करें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन जब पेपर पैटर्न ही नहीं पता होता है तो आप कन्फ्यूजन में होते हैं, और जब कन्फ्यूजन होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोग को आती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आपके पेपर पैटर्न को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका ऑब्जेक्टिव होना है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूनिट बाय यूनिट में तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और अपनी तैयारी इसी तरह से स्टार्ट करिए। जल्द ही आपको ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर भी मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग 2 यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने करा दिया था। आज की ये जो क्लास रहेगी वो 3rd यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर रहेगी दोस्तों। यूनिट नंबर 3rd, जिसका नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, केंद्रक तथा क्रोमेटिन संरचना से आज जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा की जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बंधु हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग जिनको भी प्रश्न पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। पहला प्रश्न है, मानव में समजात गुणसूत्र की संख्या होती है। हाउ मनी पार्ट्स ऑफ होमोजीनियस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। आपका ऑप्शन दिया गया है 46, 44, या ऑप्शन सी है 22, या ऑप्शन डी दिया गया है 23। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, मानव में समजात सूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमेटिन शब्द दिया गया था, द नेम ऑफ क्रोमेटिन वाज कंसीडर्ड बाय। ऑप्शन ए दिया गया है फ्लेमिंग द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, या जॉर्ज पैलेट द्वारा, या कैमिलो गाल्जी द्वारा। तो दोस्तों, क्रोमेटिन शब्द जो दिया गया था वो फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? फ्लेमिंग के द्वारा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया, क्रोमोसोम का अंतस्थ सिरा क्या कहलाता है। द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आपका है सेंट्रोमियर्स, ऑप्शन बी है क्रोमोमियर्स, ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों टीलोमियर्स, और डी दिया गया है मेटामियर्स। तो क्रोमोसोम का जो अंतस्थ सिरा होता है वो टीलोमेयर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? टीलोमेयर्स कहलाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का एक भाग होता है जो कि निम्न में सहायक है। सेंट्रोमेयर इज ए प्रेजेंट ऑफ क्रोमोसोम्स विच हेल्प इन द। पहला ऑप्शन आपका है सेंट्रोसोम के विभाजन में सहायक होता है, या स्पेंडल तंतुओं के निर्माण में होता है, या फिर क्रोमोसोम की गति में, या केंद्रक स्पेंडल के निर्माण में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम होता है, जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम का एक प्रकार का भाग है, और ये सहायता करता है क्रोमोसोम की गति में। किसमें? क्रोमोसोम की गति को नियंत्रण करने में सहायक करता है। यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा चैट कम करिए। कल कुछ नेटवर्किंग के प्रॉब्लम से
हमने आप लोग का जो चैट सेशन है वो नहीं चेक किया है और आप लोग कुछ ज़्यादा ही अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ठीक है। और ये कारण ये है कि जो अदर चैनल वाले हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि अदर फेक आईडी से आकर के और आप लोग को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उन लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आपको ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, ज़्यादातर आप क्लास पर ध्यान दीजिए, चैट सेशन में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चैट ही करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म इज। ऑप्शन ए दिया गया 11, ऑप्शन बी है 22, सी दिया गया है 44 और डी ऑप्शन दिया गया है 45। तो मानव शुक्राणु में जो ऑटोसोम की संख्या है दोस्तों वो 22 होती है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वां प्रश्न है कि क्रोमोसोम की बड़ी तथा छोटी भुजाओं को क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिजाइनेड रिस्पेक्टिवली एज। क्रोमोसोम की जो बड़ी तथा छोटी भुजा हैं उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? तो उनको प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? क्यू तथा पी भुजाएं, क्यू तथा पी भुजाएं के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि इनको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है वो है, एक अनिश्चित मानव अंडे में क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है आपको 2 एक्स क्रोमोसोम, या ऑप्शन बी है 1 एक्स तथा 1 वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है 1 वाई क्रोमोसोम या 1 एक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि एक अनिषेचित मानव अंडे में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, गुणसूत्र की वह संरचना जिससे तुर्क तंतु जुड़ता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम टू विच स्पैंडल इज अटैच्ड इज। तो आपका ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियोस, ऑप्शन बी है सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी है दोस्तों सेंट्रोक्रोम और डी दिया गया है गाल्जी का। तो गुणसूत्र की वह संरचना जिसमें तुर्क जो होते हैं, तुर्क तंत्र जुड़ता है, तो ये जुड़ता है दोस्तों सेंट्रीमियर के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ता है? सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, घरेलू मक्खी के मियोसाइटिस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है आपका 8, ऑप्शन बी दिया गया है 12, 21 या फिर 23। तो दोस्तों जो घरेलू मक्खी होती है इसमें जो क्रोमोसोम की मियोसाइट्स में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो लगभग 12 होती है और ऑप्शन में आपके 12 दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। जब भी घरेलू मक्खी की बात हो कि इसके मियोसाइटस में क्रोमोसोम की संख्या कुल कितनी होती है, तो 12 होती है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि एक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर सिरे के समीप है तथा इसकी एक भुजा छोटी व दूसरी भुजा लंबी है, यह क्या कहलाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम में गहरे ब्रैंड दिखाई देते हैं। ये ब्रैंड जो होते हैं, ये ब्रैंड जो है ये किसके जमाव के द्वारा बनते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन कण या क्रोमेटा पर क्रोमोसोम या न्यूक्लियोसोम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में गहरे ब्रैंड दिखाई देते हैं, ये ब्रैंड जो होते हैं वो क्रोमेटा पर क्रोमोसोम के जमाव के कारण बनते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया गया है वह है, क्रोमोसोम के किस भाग में हेट्रोक्रोमेटिन संघनित बना रहता है? हेट्रोक्रोमेटिन रिमेन्स कंसीडर्ड इन विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स? आपका ऑप्शन दिया गया है कि द्वितीयक संकीर्ण फर्स्ट के लिए, यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड, या फिर टीलोमियर्स या बोथ ए एंड बी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? क्रोमोसोम के किस भाग में हेटेरोक्रोमेटिन संग्रहित रहता है? तो ये रहता है दोस्तों द्वितीय संकीर्ण फर्स्ट में रहता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, टीजो और लेवान का योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने, यानी टीजो एंड लेवान्स कंट्रीब्यूशन इज वेरी सिग्निफिकेंट केस्ट बाई, यानी टीनो और लेवान जो थे इनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि मानव गुणसूत्र की संख्या इन्होंने दी थी इसलिए इनका योगदान महत्वपूर्ण है, या फिर उत्परिवर्तित परिवर्तन के बारे में बताया था, या बार बॉडी की पहचान की थी, या लिंग संलग्न की पहचान की थी। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों टीजो और लेवान की अगर बात किया जाए तो इन्होंने मानव गुणसूत्र की संख्या दी थी। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। टीजो और लेवान ने मानव गुणसूत्र की संख्या दी थी इसीलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आकार व सेंटीमीटर की उपस्थिति के आधार पर मानव के 46 क्रोमोसोम्स को कितने वर्गों में रखा गया है? आपका ऑप्शन दिया गया है 6, ऑप्शन बी है 5, या ऑप्शन सी दिया गया है 7, या ऑप्शन डी है 10। तो आपको बताना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आकार व सेंटीमीटर की उपस्थिति के आधार पर मानव के जो 46 क्रोमोसोम हैं उनको कितने वर्गों में रखा गया है? तो दोस्तों इनको 7 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में रखा गया है। आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है कि मानव क्रोमोसोम्स का समूहकरण किस पर आधारित है? द ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एलॉन, या डोंट लाइक सेटेलाइट्स एलॉन्ग, या बाइंडिंग पैटर्न एलॉन, या ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कि मानव क्रोमोसोम्स का जो समूहकरण है वो किस पर आधारित है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बैंड पैटर्न पर, बैंडिंग पैटर्न्स अराउंड। मानव क्रोमोसोम का जो समूहकरण है वो किस पर आधारित था? केवल ब्रांड पैटर्न पर आधारित था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अनुवांशिक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम्स पर जीन की आपेक्षिक स्थिति किस विधि द्वारा रेखांकित की थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ऑप्शन बी है जीन की संख्या की गणना करने पर, या फिर क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति की गणना करने पर, या जीवाणुओं को, या माफ करिएगा जंतुओं को विकर्ण द्वारा प्रभावित कर। चलिए आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो अनुवांशिक वैज्ञानिक हैं क्रोमोसोम पर जो जीन की अपेक्षिक स्थिति की किस विधि द्वारा रेखांकित की थी? तो ये रेखांकित किया गया था दोस्तों क्रॉसिंग ओवर की तुलना आवृत्ति की गणना करने पर। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, जीन आर केमिकली, यानी जीन्स रासायनिक रूप से होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हिस्टोन, ऑप्शन बी है आपको हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन सी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर पॉलीप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स। तो जीन्स जो होते हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटिन की रासायनिक प्रकृति, द केमिकल नेचर ऑफ क्रोमेटिन। ऑप्शन नंबर ए दिया गया नाभिकीय अम्ल, ऑप्शन बी है नाभिकीय अम्ल व हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन सी है नाभिकीय अम्ल हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन डी दिया गया है नाभिकीय अम्ल व नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमेटिन की जो रासायनिक प्रकृति है दोस्तों वो है नाभिकीय अम्ल हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है कि वंशानुगतिकी के क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी
ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया ग्रेगर जॉन मेंटल द्वारा, या ऑप्शन बी है ह्यूगो डी व्रीन द्वारा, या फिर लेगडन डाउन द्वारा, या थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि वंशानुगति के क्रोमोसोमल सिद्धांत का जो प्रायोगिक प्रमाण है ये किसके द्वारा दिया गया था। सभी का इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा। वंशानुगतिकी के क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण जो दिया गया था वो थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा दिया गया था। आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसको पढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है द नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इन ईच न्यूक्लियोसोम्स कोर इज। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम कोर में हिस्टोन प्रोटीन की संख्या कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका। ऑप्शन नंबर ए है 8, या बी दिया गया 10, सी है 12 और ऑप्शन डी दिया गया है 14। तो दोस्तों प्रत्येक न्यूक्लियोसोम कोर में हिस्टोन प्रोटीन की जो संख्या होती है वो 8 होती है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कैरियोटाइप्स है। ऑप्शन आपका है कि क्रोमोसोम पूरक जो जीव की प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है, या ऑप्शन बी है सभी जीवों में समान प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या सी है केंद्रक का विभाजन, या डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कैरियोटाइप्स है ये क्रोमोसोम पूरक जो जीव की प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है, इसी को कैरियोटाइप कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है वह जीन जो केवल वाई क्रोमोसोम्स के विभेदनकारी क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है म्यूटेंट, ऑप्शन बी है ऑटोसोमल, या ऑप्शन सी दिया गया है होलेंड्रिक, या ऑप्शन डी दिया गया पूर्णतः लिंग संलग्न। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि होलेंड्रिक। वह जीन जो वाई क्रोमोसोम्स के विभेदनकारी क्षेत्र पर लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, होलेंड्रिक कहलाते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है दोस्तों, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स सर्वप्रथम किस जीव में खोजे गए थे। द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स बीयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ऑप्शन ए दिया गया है काइरोनोमस, ऑप्शन बी है फल मक्खी, ऑप्शन सी दिया गया ड्रोसोफिला और डी दिया गया है घरेलू मक्खी। तो आपको बताना है इसमें से आपका सही आंसर। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइरोनोमस। पॉलीटीन क्रोमोसोम सर्वप्रथम किस जीव में खोजे गए थे, तो ये काइरोनोमस में खोजे गए थे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपकी थर्ड यूनिट के वो मैंने चूज कर लिए हैं और सभी के सभी प्रश्न आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यही आपके लिए, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इस यूनिट्स के जितने भी प्रश्न मिलेंगे इसी वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लंबाई के घटते क्रम में क्रोमोसोम की व्यवस्था क्या कहलाती है। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ लेटर। ऑप्शन ए दिया गया है पेंडिग्री, ऑप्शन बी है यूजेनेटिक्स, ऑप्शन सी है आइडियोग्राम और डी दिया गया है डाइसेजेनिक्स। तो लंबाई के घटते क्रम में जो क्रोमोसोम की व्यवस्था होती है वो कहलाती है आइडियोग्राम कहलाती है। क्या कहलाती है, आइडियोग्राम कहलाती है। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का संघनन स्पष्ट सेंटीमीटर के साथ कोशिका चक्र की किस अवधि में सर्वाधिक होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर द मैक्सिमल विथ विजिबल क्रोमेटर्स सेंट्रोमीटर्स एट विच फेज ऑफ सेल साइकिल। ऑप्शन आपका दिया गया है जीवन प्रावस्था, ऑप्शन बी दिया गया एस प्रावस्था, ऑप्शन सी है G2 प्रावस्था और डी दिया गया एम प्रावस्था। यानी कि गुणसूत्र का जो संघनन होता है वो स्पष्ट सेंट्रियोमीटर के साथ कोशिका चक्र की किस अवस्था में सर्वाधिक होता है। क्या वह जीवन फेज में होता है, या एस फेज में होता है, या फिर G2 फेज में होता है, या एम फेज में होता है। दोस्तों तो ये होता है एम फेज में। यहाँ पर आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है
वो दिया गया है कि मध्यस्थ सेंट्रोमीटर से युक्त सामान्य मेटाफेज गुणसूत्र होता है। ए नॉर्मल मेटाफेज क्रोमोसोम्स विथ ए मिडिल सेंट्रोमीटर्स इज। ऑप्शन ए है मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी दिया गया है सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी दिया गया है एक्रोसेंट्रिक और डी दिया गया है टीलोसेंट्रिक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो मेटासेंट्रिक हो जाएगा। मध्यस्थ सेंट्रोमेयर में युक्त समान मेटाफेज जो गुणसूत्र होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि नर टिड्डा एवं नर सलभ में, एक नर टिड्डा है और एक नर सलभ है, दोनों में ऑटोसोम के दो दो सेट पाए जाते हैं और उसमें क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। क्या उनमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मात्र एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मात्र वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, या ना ही नर और ना ही वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी नर टिड्डा और नर सलभ की बात हो तो इनमें दो सेट ऑटोसोम के पाए जाते हैं और इनमें जो पाया जाता है वो केवल और केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, एक सामान्य स्त्री में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया गया है 21, ऑप्शन बी है 22, 23 या फिर 44। तो आपको ध्यान रखना है कि एक सामान्य स्त्री में जो ऑटोसोम की संख्या होती है वो 44 होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है द पॉइंट एट विच द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स ए पार्ट टू बी अटैच्ड टू द ग्रेटर इज नोन एज। उस बिंदु को जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपका ऑप्शन दिया गया है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है क्रोमोसेंटर, ऑप्शन सी दिया गया है सेंट्रियोमियर्स और डी दिया गया है क्रोमोमियर्स। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उस बिंदु को जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र एक दूसरे से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसको क्रोमोसेंटर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वो है पॉलीटीन या जॉइंट गुणसूत्र पाए जाते हैं। पॉलीटीन या जॉइंट गुणसूत्र पाए जाते हैं। पॉलीटीन और जॉइंट क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, ऑप्शन ए दिया गया है पुरुषों की लार ग्रंथियों में या स्त्रियों की लार ग्रंथियों में, सभी जीवों की लार ग्रंथियों में या ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में। तो दोस्तों जो पॉलीटीन या जॉइंट गुणसूत्र पाए जाते हैं वो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि लैंप बुश क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। लैंप बुश क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। आपका ऑप्शन ए दिया गया है अर्धसूत्रण के डिप्लोटीन में या अर्धसूत्रण की प्रोफेज में या इंटरफेज में या अर्धसूत्रण की मेटाफेज में। तो दोस्तों जो लैंप बुश होते हैं वो अर्धसूत्रण की डिप्लोटीन में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा इन डिप्लोटीन्स ऑफ मियोसिस, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्रोमोसोम्स के द्विगुणन को क्या कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स का द्विगुणन होता है डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स इज टर्मेड एज, ऑप्शन नंबर ए दिया गया डुप्लीकेशन, ऑप्शन बी दिया गया ट्रांसक्रिप्शन, सी है ट्रांसलेशन या नन ऑफ दीज। दोस्तों जो क्रोमोसोम के द्विगुणन होते हैं उनको कहा जाता है डुप्लीकेशन। क्या कहा जाता है, डुप्लीकेशन कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है लैंप बुश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इनसाइड। लैंप बुश क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में या रेशम के कीड़े की ऊसाइट में या मेढक के ऊसाइट में या मानव के मानसिक नाभिक में। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी लैंप बुश क्रोमोसोम्स
की बात हो तो लैम्प बुश क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं वो मेंढक की उस साइड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेंढक की उस साइड में। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफ करेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, दो सिस्टर क्रोमेटिन आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यानी टू सिस्टर्स क्रोमेटिन्स आर अटैच विथ, तो ये जुड़े होते हैं किसके द्वारा दोस्तों? क्या ये स्पेंडल तंत्र के द्वारा जुड़े होते हैं, या स्पेक्ट्रोमियर के द्वारा, या फिर क्रोमोसेंटर, या फिर क्रोमेटिन? तो ये जुड़े होते हैं दोस्तों क्रोमोसेंटर के द्वारा आपस। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दो सिस्टर क्रोमेटिन आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन आपका दिया गया है स्पेंडल तंतु, ऑप्शन बी है सेंट्रोमियर्स, और ऑप्शन सी दिया गया है क्रोमोसेंटर, और डी दिया गया है क्रोमेटिन। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है सेंट्रोमियर्स के द्वारा। जो दो सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये सेंट्रोमियर्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बालबियानी वलय उपस्थित होता है, बालबियानी वलय उपस्थित होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है पॉलीसोम्स में, ऑप्शन बी दिया गया है ऑटोसोम्स में, ऑप्शन सी है पॉलीटीन्स क्रोमोसोम्स में, और उपयुक्त डी नंबर दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालबियानी वलय जो उपस्थित होता है वो पॉलीटीन क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्रोमोसोम को किससे अभिरंजित किया जाता है? क्रोमोसोम्स आर कैन बी स्टेनेड विथ। ऑप्शन ए दिया गया है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एनिलीन ब्लू, ऑप्शन सी है स्प्रेफिन, ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों एसिटोकार्मिन। तो क्रोमोसोम को अभिरंजित किया जाता है एसिटोकार्मिन के द्वारा। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो जीन विनिमय किसके मध्य होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, जीन विनिमय किसके मध्य होता है? ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों दो क्रोमोसोम्स के, या फिर ऑप्शन बी दिया गया है कि समजात क्रोमोसोम्स के, ऑप्शन सी है दो समजात क्रोमोसोम्स, या ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीन विनिमय जो होता है दोस्तों वो होता है दो समजात क्रोमोसोम्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि पुरुषों में क्रोमोसोम की दिशा होती है, पुरुषों में क्रोमोसोम की जो दिशा होती है वो होती है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 14 4 डबल ए प्लस एक्स ओ, या ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों कि 44 डबल ए प्लस एक्स एक्स, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है 44 डबल ए प्लस एक्स वाई। तो पुरुष में अगर क्रोमोसोम की दिशा देखी जाए तो होगी 44 डबल ए प्लस एक्स वाई। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, द कैरियर्स ऑफ द हेरिडेटरी मटेरियल्स आर, अनुवांशिक लक्षण के वाहक होते हैं। अनुवांशिक लक्षण के जो वाहक होते हैं वो होते हैं, पहला आपका दिया गया क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी है जीन, और अब अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो वो दिया गया युग्मक, और ऑप्शन डी है युग्मक जनक। तो जब भी आपको क्रोमेटिन यानी अनुवांशिक लक्षण के वाहक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो अनुवांशिक के बारे में जानकारी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अनुवांशिक लक्षण के जो वाहक होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों वो है क्रोमोसोम में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को कहते हैं। गुणसूत्र में 23वें जोड़े को क्या कहा जाता है? मनुष्य, यहाँ बात हो रही है मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को क्या कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों क्रोमेटिन, ऑप्शन बी दिया गया है हेट्रोसोम्स। तो इन दोनों में दो ही ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। लगभग जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं वो कमेंट सेशन में कमेंट करके तो ज़रूर बताया करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है
दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो हेट्रोसोम होगा। ठीक है, मनुष्य में जो गुणसूत्र के 23वें जोड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हेट्रोसोम कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में लगभग हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया है यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके मार्केट में कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज मिल जा रही है तो उसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन का आईक्यू है थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों कल की जो क्लास रहेगी वो रहेगी यूनिट नंबर 4 पर, और जल्द ही जल्द आपका जो 4 यूनिट है उसको कंप्लीट करा करके आपको ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आप सबकी को पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे जब भी क्लास लाइव हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आपको इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सर्च कर लिया करिए SP स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।